हेलो, कैसे हैं आप लोग? आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं करंट अफेयर जो एनिवर्सरीज हैं, लाइक 25th हो गया, 10th हो गया या फिर 50 है तो सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। जो इंपॉर्टेंट फीचर्स रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, उनको हम लोग आज देखने वाले हैं। इंपॉर्टेंट इसलिए होते हैं क्योंकि अगर मान लीजिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की 100th एनिवर्सरी है तो हमेशा न्यूज़ में रहेगा वो। और न्यूज़ का मतलब क्या है? करंट अफेयर में रहेगा। तो देख लेते हैं उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, कौन कौन से हैं। आई थिंक 15-16 जो इवेंट्स हुए हैं, जो बॉडीज हैं, उन जो स्कीम्स हैं, मतलब जो 15-16 चीज़ें आपको याद करनी चाहिए, एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कर लीजिए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग वीडियो जरूर देखते हैं पर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। अगर क्वालिटी लगे तो कर लेना सब्सक्राइब। पहली बात करते हैं कि जो 5 साल पहले क्या हुआ था। एक तो ये आप बेसिक चीज़ है, चंद्रयान 2। तो ये एक इंपॉर्टेंट इवेंट था। चंद्रयान 2 मतलब जो यान था वो चांद पर भेजा गया था। इट वॉज सक्सेसफुल इवेंट। तो ये चीज़ रही है। तो इट वॉज इसरो। इसरो की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ISRO, राइट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर? ये मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, बट आपको थोड़ा सा जानकारी होनी चाहिए इसरो के बारे में। ऐसे ही नासा के बारे में पता होना चाहिए आपको, ठीक है। सो फिर हम बात करते हैं कि अगर 10 साल जो 10 ईयर पहले कुछ हुआ था तो इट वॉज अ पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट, जो 2015 में हुआ था। 2015 में हुआ था, तो ये 10 साल हो चुके हैं इसको अभी। सो पेरिस क्लाइमेट डील हुई थी। कहाँ पर हुई थी? पेरिस में, नाम से क्लियर है। पेरिस कहाँ पर है? इट इज अ कैपिटल ऑफ फ्रांस। तो इसमें क्या बात हुई थी? इसमें टारगेट ये सेट किया गया था कि 1.5 डिग्री जो टेम्परेचर है फ्रॉम द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, उस टाइम के बाद 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमें रोकना है। लाइक वी नो कि ग्लोबल वार्मिंग है, टेम्परेचर धीमे धीमे बढ़ता हुआ जा रहा है, पर इसको रोकना था 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। बट ये वाली इस पर बात की गई थी। फाइनेंशियल के बारे में बात की गई थी। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, दे विल do financial benefit to the developing countries or the least developing countries. At the same time, they will also engage in transferring the technology. मतलब जो अमीर देश हैं, वो जो गरीब देश हैं, उनको पैसे देंगे, एट द सेम टाइम उनकी टेक्नोलॉजी इंप्रूव करने के लिए भी हेल्प करेंगे, लाइक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो वाली बात है, क्यों ये हमसे डिबेट होती है। अगर आज मान लीजिए आप कहीं जंगल काटना चाहते हैं तो ये कंट्रीज मना करने लग जाएंगे कि नहीं, इन्वायरमेंट का नुकसान है। बट अगर हम पूछो उनसे कि 200 साल पहले आपके पास भी सेम जंगल हुआ करते थे, सेम फॉरेस्ट थे, सेम रिसोर्सेज थे, आपने तो खूब करा, लाइक आपने एक्सप्लोर कर दिया एंड उसके बाद यू मेक योर कंट्री डेवलप। और आज जब डेवलपिंग कंट्रीज ये काम कर रहे हैं तो वाई इट इज डबल स्टैंडर्ड। तो ये वाली बात की गई कि यस, कि देखो हर कंट्री के पास एक पूरा अधिकार है अपनी कंट्री डेवलप करने का, लेकिन ऐसा भी ना हो कि ऐसे कुछ काम कर दें जो रिवर्सिबल ना हो, लाइक डिफोरेस्टेशन हो गया या फिर रिसोर्सेज को ज्यादा एक्सप्लोर करना। इसलिए ये वाली बात की गई कि अगर जो अमीर देश हैं, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो टेक्नोलॉजी को भी देंगे, एट द सेम टाइम पैसे भी देंगे, जो आज तक कुछ नहीं हुआ है। लाइक बस डील है, अब कुछ जो काम होता नहीं कुछ खास। बस ये है कि 10 साल कंप्लीट हुए, इसको देख लेते हैं, ठीक है। फिर एक आता है नीति आयोग। नीति आयोग भी 2015 में बना था। उससे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था, PC। तो जब NDA गवर्नमेंट आई थी, जब मोदी जी पहली बार आए थे, तो उन्होंने पहले काम यही करा कि प्लानिंग कमीशन को खत्म कर दिया और बोला गया कि हम इसकी जगह लेकर आने वाले नीति आयोग। तो नीति आयोग, NITI, नीति आयोग। नीति आयोग की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। नीति का मतलब क्या होता है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो ये फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। 10 साल कंप्लीट हुए हैं तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए। ये बता दिया मैंने। फिर एक आती है AMRUT, एमरूट स्कीम, जो थी 2015 में इसको स्टार्ट किया गया था। और इसकी फुल फॉर्म भी पता होनी चाहिए। आई थिंक ये क्वेश्चन आ भी चुका है आपका, जो फर्स्ट अटेम्प्ट हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये है कि जो है अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, AMRUT, ये पता होना चाहिए। ऐसा काम क्या था? ये था कि अर्बन ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अर्बन एरियाज हैं उनका जो ट्रांसपोर्टेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसको मॉडर्नाइज करना अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट नीड्स। ये थी। उसके बाद हम बात करते हैं 2015 में ISA आया था, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। तो ISA, इंटरनेशनल सोलर अलायंस 2015, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया और फ्रांस ने कोलैबोरेशन करके ही पूरी दुनिया को बताया था कि यस, वी नीड टू शिफ्ट टुवर्ड द सोलर एनर्जी। तो ये इन स्टार्टिंग ये जो थी ट्रॉपिक, जो ट्रॉपिक कंट्रीज होते हैं, द कंट्रीज लाइज बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उनके बीच में, वो जो कि 111 कंट्रीज आते थे, उनके लिए मेंबरशिप ओपन की गई थी। लेकिन बाद में रियलाइज करा गया कि कोई भी दुनिया में कहीं भी कंट्री हो सकता है। एक्चुअली क्या है, जो ट्रॉपिकल जो एरिया होता है, लाइक द लैंड बिटवीन द ट्रॉपिक्स, इसको बोला जाता है सरप्लस एरिया, मतलब सन सरप्लस एरिया, हीट सरप्लस एरिया। इसका मतलब ये होता है कि इसी टाइम पे, इसी के बीच में सन ऑक्सीलेट करता है। थोड़ा समझाना मुश्किल है क्योंकि विदाउट डायग्राम एंड ऑल दिस थिंग, लेकिन ये मानकर चलो तो मैक्सिमम टेम्परेचर जो होता है ट्रॉपिक्स के बीच में होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, उसके ऊपर जाएंगे, लाइक टेम्परेचर में जाएंगे तो टेम्परेचर कम होना स्टार्ट हो जाता है। सनलाइट सबसे ज्यादा इसी एरिया में रहती है। तो इन स्टार्टिंग इट वाज ओपन फॉर दी 111 कंट्रीज। बाद में उसको एक्सटेंड कर दिया गया है कि कोई भी कंट्री चाहे तो उसको ज्वाइन कर सकता है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर मिलेगा आपको? इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको गुरुग्राम में।
ठीक है, ये भी आप फैक्ट याद रखेंगे। फिर हम बात करते हैं 25 साल की, जो 25 ईयर्स हो चुके हैं इवेंट को। एक आता है कारगिल वॉर, जो हुआ था 1999 में, मतलब 1999 में हुआ था, और जो इसका नाम रखा गया था ऑपरेशन विजय। तो ये भी याद रखना कि दे कैन आस्क यू द ऑपरेशन विजय इज रिलेटेड टू विच इवेंट, सो इट इज रिलेटेड टू द कारगिल वॉर, जो कि 1999 में हुआ था। 1999 2000 वाला एक ही बात है। और क्या हुआ था, पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड किया था, तो LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल, टाइगर हिल, ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आपको सबको लिखने की जरूरत नहीं, लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, वो याद रहेगा। बाकी मैं इसकी जो PDF है आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कर दूंगा, आप जाकर तो आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे बोलते हैं सर टेलीग्राम पर हमें मिले ही नहीं है। अब पता नहीं यार, बहुत पहले की वीडियोस हैं, 2-3 साल पुरानी वीडियोस हैं, अब उसको ढूंढना मेरे लिए क्या मैंने दिया था, और इज लाइक नॉट पॉसिबल। मे भी हो सकता है टेलीग्राम खुद डिलीट कर देता हो, मुझे पता नहीं है, मैं सिर्फ डाल देता था उस टाइम पर, तो मैंने कभी ध्यान दिया नहीं है। तो आई विल ट्राई कि जो भी मैं कंटेंट बनाता हूँ इन फ्यूचर, उसका एक प्रॉपर टेलीग्राम पर मैं शेयर करता रहूँ, सो दैट कि आने वाले बच्चों को भी ये सब चीज़ें एक साथ मिल जाए। ठीक है, फिर 25 ईयर्स हो चुके हैं RTI मूवमेंट को, राइट टू इन्फॉर्मेशन जो मूवमेंट हुआ था, एक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, इट वाज अ मूवमेंट। तो 2000 में आया था RTI एक्ट, जो मूवमेंट जो किया गया था 2000 में। इसका सिंपल सा काम क्या था कि जो भी RTI, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, कि आपको अधिकार होना चाहिए इन्फॉर्मेशन का। लाइक हम पैसे पे करते हैं गवर्नमेंट को, हम लोग टैक्स के थ्रू देते हैं, तो पता होना चाहिए गवर्नमेंट कर क्या रही है, जो सरकारी चीजें हैं उसका इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। सो इसको भी आप याद रखेंगे। और सेक्शन 8 एग्जाम्पशन, मतलब सेक्शन 8 भी हमेशा न्यूज़ में रहता है RTI एक्ट में। सेक्शन 8 जो ये बात करता है कि मान लीजिए आपने कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, आपने बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, गवर्नमेंट ये बोल देती है कि RTI एक्ट है उसका सेक्शन 8 यूज़ कर कि नहीं, ये इन्फॉर्मेशन हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो ये उस इन्फॉर्मेशन को विदहोल्ड करने की बात करता है जो सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटरेस्ट के लिए है, या फिर किसी प्राइवेसी ब्रीच हो रही है, उनको रोकने की बात करता है। हमेशा न्यूज़ में रहता है, आपका भी देखना, कोई भी आर्टिकल आएगा RTI के ऊपर तो सेक्शन 8 हमेशा यूज़ किया जाता है। लाइक गवर्नमेंट इसको यूज़ करके देती है कि हम इसको इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते हैं, और कई बार तो कॉन्ट्रोवर्सी होती है, बट ये कहीं ना कहीं रहता ही है। फिर हम बात करते हैं 50 साल के कितने इवेंट्स ऐसे हैं जो 50 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो पहला तो होता है नेशनल इमरजेंसी, 1975 में लगी थी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट के टाइम पे। 1975 में आर्टिकल 352 यूज किया गया था, और जिसका जो नाम था इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम से, वो हटा दिया गया बाद में इंटरनल डिस्टर्बेंस के नाम पर। मतलब इंदिरा गांधी जी ने क्या करा कि 1975 में आर्टिकल 352 का यूज किया, और उसमें क्लोज है कि अगर इंटरनल डिस्टर्बेंस होता है कंट्री में तो आपातकालीन या फिर इमरजेंसी लगाई जा सकती है। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस कुछ भी हो सकता है, काफी वेग पॉइंट है ये। तो उसके बाद ये जब इमरजेंसी हट गई, फिर नई नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है, उसके बारे में बात करेंगे अभी। उन्होंने ये इंटरनल डिस्टर्बेंस हटा दिया, उसको बोला गया आर्म रिबेलियन। तो आज अगर इमरजेंसी लगानी होगी तो इंटरनल डिस्टर्बेंस कोई पॉइंट लॉजिक नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। हाँ, अभी होता है इसकी जगह आ गया आर्म्ड रिबेलियन, कि अगर लोग ही हथियार उठा लें अनफॉर्चुनेटली केस में, तो इमरजेंसी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये इंदिरा गांधी ने लगाई थी, और उस टाइम पर फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट्स सब खत्म कर दिए थे। जो लीडर्स थे अपोजिशन को जेल में डाल दिया गया था, लोगों को डिटेन किया जा रहा था, जेल में डाला जा रहा था बिना कुछ पूछे। उनकी फोन लाइन, कोई फोन के सब बात करते थे, टेलीग्राम, कुछ भी था, सब कुछ जो उनके पर्सनल राइट्स है, जो फेडरल राइट्स है, उन्हें खत्म कर दिया गया था। फोर्स्ड स्टरलाइजेशन किया गया था फैमिली प्लानिंग के लिए भी। ये कई बार सुना भी होगा कि उसमें संजय गांधी जी थे, तो उनका ये था कि पॉपुलेशन कंट्रोल करना है, तो जिसको मन करा पकड़ा है, उनको स्टरलाइजेशन में डाल दिया। तो ये सब चीज़ें हुआ करती थी, काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस चीज़ के ऊपर। और इसी टाइम पीरियड में शाह कमीशन आया था। शाह कमीशन क्या था कि 1975 में इमरजेंसी लगी थी, उसके बाद क्या हुआ, 1978 के आसपास जनता गवर्नमेंट आती है। मतलब इंदिरा गांधी गवर्नमेंट जब डिक्लेयर इमरजेंसी खत्म कर देती है उसको, कि इमरजेंसी खत्म हो गई है, उसी के टाइम पर उनकी गवर्नमेंट गिर जाती है। फिर आती है जनता गवर्नमेंट आती है, मतलब जनता सरकार बनाई जाती है। तो वहां पर एक शाह कमीशन थे, आई थिंक JC शाह जो थे, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं। तो उनको बोला गया है कि आप इसकी इंक्वायरी करो कि भाई इमरजेंसी लगाई थी, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो उस रिपोर्ट के अंदर भी सब कुछ ये बताया गया था कि हाँ, मिसयूज ऑफ पावर हुआ है, कोई भी रिटर्न ऑर्डर नहीं दिए जाते थे, जो मन करता था ये करते थे, फंडामेंटल राइट्स, सिविल राइट का कोई भी ध्यान नहीं दिया गया था, अपोजिशन के साथ गलत हुआ था, एट्रोसिटीज हुई थी, ये सब चीज़ें उसमें बात की गई थी। हाँ, वाली बात अलग है कि उसको कभी लाइक उसको पार्लियामेंट में कभी उसको पेश नहीं किया गया इस रिपोर्ट को, लेकिन कहीं ना कहीं वाली बात आई थी कि शाह कमीशन ने भी बोला था कि कहीं ना कहीं तो गलत हुआ है इमरजेंसी के टाइम पीरियड में। तो ये था। अच्छा, इमरजेंसी के टाइम के अंदर ही आपका आता है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। हमारा संविधान क्या है, इट्स अ लिविंग डॉक्यूमेंट, मतलब इस जो डॉक्यूमेंट है वो चेंज किया जा सकता है। इट इज नॉट लाइक कि एक बार हम लिख दिया तो वही रहने वाला है, जो कि हमारी जो रिलीजियस बुक्स होती हैं वो चेंज नहीं हो सकती हैं, राइट। वो सही लिखी है, गलत लिखी गई है, आउटडेटेड है, इट हार्डली मैटर्स, लेकिन जो लिखा गया है वो वही लिखा गया, चेंज नहीं हो सकता, राइट। बट जो संविधान हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो आज की नीड के साथ चेंज हो सकता है।
तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो एक्ट है उसी को बोला जाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब इतना इंपॉर्टेंट इवेंट हुए थे, इतने सारे चेंज किए थे संविधान में कि इसको बोला जाता है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन है ये। और मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब समझ सकते हो कि संविधान का छोटा, ठीक है। बहुत कुछ चेंज किया गया था, लाइक इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई थी, और जो प्रेम्बल है उसमें भी 3 वर्ड ऐड किए गए थे, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। ये तीनों वर्ड ऐड किए गए थे। आज भी कंट्रोवर्सी होती है इसके ऊपर ही, लाइक जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो एक्सेप्ट नहीं करती, कहती तो इमरजेंसी टाइम डाला गया था। वो वाली बात अलग है कि इसको बाद में जो जनता गवर्नमेंट आई थी उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है। खैर काफ़ी बड़े टॉपिक्स हैं, लेकिन आप इतना याद रख लीजिए। जो आपकी लोकसभा है उसको 5 साल से 6 साल कर दिया गया था, बाद में उसको 42nd अमेंडमेंट के बाद 48 अमेंडमेंट हुआ था, उसको वापस कर दिया था कि जो भी गलत चीज़ें लगी थी 42nd अमेंडमेंट में, 48 में उसको रिवर्ट कर दी गई थी, ठीक है। तो 42nd अमेंडमेंट याद रख लीजिए, इट इज कॉल्ड एज अ मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। इंपॉर्टेंट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर हम आते हैं कि इसी 1974-75 के आसपास एनपीटी जो हुई थी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। ये क्या था कि इंडिया ने मना कर दिया था कि हम उसको साइन भी नहीं करेंगे, रेटिफाई भी नहीं करेंगे। ये क्या काम करती थी, जब 1950-60s के आसपास जो था, इट इज नोन एज द एज ऑफ कोल्ड वार। मतलब क्या था कि यूएसए और यूएसएसआर, यूएसए आप जानते ही हैं, यूएसएसआर का मतलब आज नहीं है, लेकिन उस टाइम पर यूएसएसआर हुआ करता था। आज ये रशिया को समझ लीजिए आप ऐसा। इन दोनों के बीच में एक कोल्ड वॉर हुआ करती थी। कोल्ड वॉर का मतलब क्या था, लड़ाई नहीं करते थे आपस में, लेकिन एक दूसरे के नीचे दिखाने की कोशिश करते थे। गन बनाए जा रहे हैं, बंदूक बनाए जा रहे हैं, ये सब चीजें हुआ करती थी। स्पेस रेस लगी होती थी कि पहला कौन से कंट्री जाएगा, तो ये सब चीजें चल रही थी। तो यहाँ पर क्या था कि न्यूक्लियर एनर्जी पर, ये न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर बहुत ज्यादा खर्चा किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं ये वाली बात आ रही थी कि अगर पूरी दुनिया ही करने बैठ जाएगी तो पूरी दुनिया की जो सिक्योरिटी है उसका क्या होगा। तो इन्होंने एनपीटी लेकर आई। इसमें ये वाली बात की गई कि पूरी दुनिया को हम लोग क्या करने वाले हैं, 2 पार्ट में डिवाइड करने वाले हैं। एनडब्ल्यूएस न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स, और होगा एनडब्ल्यूपीएस मतलब नॉन न्यूक्लियर वेपन स्टेट्स। कि भाई सिंपल सी वाली बात है, इंडिया पूरी दुनिया के अंदर जितने भी कंट्रीज हैं, कुछ कंट्रीज के पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो रहेंगे, और जो बाकी कंट्रीज हैं वो न्यूक्लियर वेपन्स में कभी नहीं होंगे। किनके पास रहेंगे, 5 कंट्रीज के पास रहेंगे, जिनको बोला जाता है परमानेंट 5 मेंबर्स। जो यूएनएससी है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें 5 कंट्रीज ऐसे हैं जिनको परमानेंट मेंबरशिप है, राइट। कौन कौन से हैं, यूएसए है, रशिया है, चाइना, फ्रांस और ब्रिटेन मतलब यूके। ये 5 कंट्रीज की, इन्हीं को न्यूक्लियर का अधिकार है, और कोई भी कंट्री न्यूक्लियर टेस्ट मतलब न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना सकती है। तो इंडिया के पास भी ट्रीटी है, इंडिया ने मना कर दिया कि भाई हम नहीं करने वाले हैं। इंडिया ने बोला कि हम क्यों करें, मतलब ये क्या क्या लॉजिक है आपका। आप ये कह रहे हो कि 200 कंट्रीज में से 5 कंट्रीज ही न्यूक्लियर बना सकते हैं, कल तो ये कंट्रीज हमें कहीं ना कहीं हमें तो परेशान भी करेंगे, कहीं ना कहीं से ब्लैकमेल भी करेंगे। और आज देखा जाए तो हो भी ये रहा है। अगर आप देखोगे रशिया यूक्रेन की जो वॉर है, यूक्रेन के पास एक टाइम पर न्यूक्लियर वेपन हुआ करते थे, इन्होंने अपने आप ही न्यूक्लियर वेपन को खत्म कर दिया। और आज वो शायद रिग्रेट करते हैं कि अगर आज हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होते तो आज ये सब रशिया जो है हम पर चढ़े हुए बैठे हैं, ये शायद नहीं करते, ठीक है। तो खैर वो जो न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन है, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही लंबा टॉपिक है। कभी और बैठ कर बात कर लेंगे, अगर आपका इंटरेस्ट है सुनने का, अगर मतलब जानकारी का मन है आपका इसको, तो मुझे बताइएगा जरूर। लेकिन एग्जाम के लिए इतना जरूरी नहीं है, लेकिन बस याद रखना कि एनपीटी, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, कि कोई भी कंट्री है जो 5 कंट्री को छोड़कर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन्स बना ही नहीं सकता है। उसी के 25 साल बाद आती है सीटीबीटी, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी। ये क्या काम करती है, ये ट्रीटी ये बोलती है कि आप टेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, वेपन तो छोड़ो। तो इंडिया ने सीटीबीटी को भी साइन नहीं करा ना, रेटिफाइड करा है। इंडिया ने बोला कि हम नहीं करने वाले भाई, पहले आपको जो एनपीटी है हम नहीं करना, तो उसको कराए हम सीटीबीटी करेंगे, ठीक है। तो ये चीज आती है। फिर क्या था, 1973-75 के आसपास एक चिपको मूवमेंट भी चलता है। चिपको, CHIPKO, चिपको। चिपको मतलब होता है ना, तो हक, किसी को हक करना, चिपकना, लाइक इस तरह से। तो ये स्टार्ट हुआ था उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो वहां पर क्या था कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे थे। हिमालय जो है, जो वहाँ के जो ट्रीज है वो काटा जा रहा था। तो अब वहां पर ये वाली बात है कि ऐसा ट्रीज को काट लोगे तो इससे क्या होगा, तो पूरा एनवायरमेंट खराब कर देंगे। अनफॉर्चुनेटली आज भी यही सभी हो रहा है। तो वहां पर क्या था कि जो लोकल विलेजर्स, जो गांव की जो वुमेन्स हुआ करती थी, वो आई और पेड़ों को जब काटने के लिए बुलडोजर वगैरह ये आए, क्रेन वगैरह, तो उन्होंने उनको हक कर लिया। उसने बोला कि आप अगर उनको मारना है तो पहले हम मारना पड़ेगा। सो दिस इवेंट इज वेरी फेमस फॉर द चिपको मूवमेंट के नाम से, राइट। तो इसमें कौन थे, चांदी प्रसाद बिष्ट थे, और 19 से, हाँ ये था 1973-75 के आसपास चला था। और सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, इन्होंने इसको लीड किया था। इंपॉर्टेंट रहा है। ऐसे ही आपको साइलेंट वैली प्रोजेक्ट प्रोटेस्ट देखने को मिलेगा केरला में, तो ये आपको शायद याद होना चाहिए। तो ये चीजें हैं। सो इट वाज द फर्स्ट इको फेमिनिस्ट फॉरेस्ट कंजर्वेशन मूवमेंट, ठीक है। पहली बार ऐसा हुआ था कि इतने लार्ज स्केल पर वुमेन्स आई थी और एनवायरमेंट को बचाने के लिए। तो चिपको मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट जीके का टॉपिक है, पता होना चाहिए। 50 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये भी इसलिए इंपॉर्टेंट है।
फिर अपने ये होता है कि 75 ईयर्स के बारे में बात करें तो ये था कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप लोग जानते हैं कि 1950 में अपना संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी को। तो संविधान के बारे में थोड़ा पढ़ लेना कि इंडिया में जो नेशनल फ्लैग है, नेशनल सॉन्ग है, नेशनल एंथम है, कौन से डेट को अडॉप्ट किए गए थे। मुझे ऐसे याद है कि 24 जनवरी को नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड नेशनल फ्लैग इनको अडॉप्ट किया गया था। नहीं, नेशनल फ्लैग नहीं था, नेशनल फ्लैग पहले हो चुका था। हाँ, नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो कि राजेंद्र प्रसाद जी थे, उनको 24 जनवरी 1950 को इनको चूज किया गया था, राइट। और 26 जनवरी को 1950 में अपना संविधान लागू कर लिया गया था। तो अगेन 75 ईयर्स हो चुके हैं, तो संविधान के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। संविधान वैसे बहुत बड़ा टॉपिक है, लेकिन उसमें प्रेम्बल है, पार्ट्स हैं, आर्टिकल्स हैं, शेड्यूल्स हैं। तो 1 से लेकर 12 शेड्यूल हैं। 12 टोटल, पहले जब संविधान लागू किया गया था टोटल 8 शेड्यूल्स थे, उसको बाद में 4 कर दिए गए अभी तक। तो अभी टोटल कितने हैं? 12 शेड्यूल हैं। मैंने देखा है कि जो जीके की क्वेश्चंस होते हैं, शेड्यूल्स के ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, लाइक जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, जो तैयारी करते हैं बैंक की, एसएससी की या फिर कुछ छोटे मोटे एग्जाम की, उसमें शेड्यूल के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। लाइक 1 से लेकर 12 तक कुछ ले जाता है। शेड्यूल 1 बात करता है स्टेट एंड यूटीज के बारे में बात करता है। फिर जो शेड्यूल 2 बात करता है कि अलाउंस के बारे में बात करता है कि कितने पैसे मिलेंगे, उनकी सर्विसेज क्या रहेगी। शेड्यूल 3 बात करता है जो ओथ होती है, मतलब जैसे प्रेसिडेंट हैं, या फिर हम बात करें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं या सीएजी हैं, उनकी जो ओथ क्या होने वाली है उसके बारे में बात करता है। शेड्यूल 4 बात करता है कि जो राज्यसभा की सीट होती हैं कितनी कितनी मिलेंगी डिफरेंट स्टेट्स को, लाइक यूपी की अलग हैं, त्रिपुरा की अलग हैं और केरला की अलग हैं, तो कितनी सीट होंगी तो शेड्यूल 4 में लिखा गया है। शेड्यूल 5 में बात की जाती है ट्राइबल एरियाज के बारे में बात करता है। शेड्यूल 5 में बात करता है शेड्यूल एरिया की। शेड्यूल 6 में बात करता है ट्राइबल एरिया ऑफ नॉर्थ ईस्ट। शेड्यूल 7 में बात करता है कि जो सब्जेक्ट्स हैं, लाइक जो जैसे पार्लियामेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, इनके बीच में डिवीजन ऑफ पावर के बारे में बात करता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट गवर्नमेंट बना सकती है, कौन कौन से सब्जेक्ट ऐसे हैं जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट बना सकती है, कौन कौन से ऐसे हैं जो दोनों ही बना सकते हैं। लाइक उसमें लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है। यूनियन लिस्ट का मतलब क्या है? अराउंड 100 के आसपास सब्जेक्ट्स हैं कि इन टॉपिक के ऊपर, इन सब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ यूनियन गवर्नमेंट ही लॉ बना सकती है। लाइक बैंकिंग हो गया है, आपका डिफेंस हो गया है, इंटरनेशनल रिलेशंस हो गई है, करेंसी हो गई है। अब करेंसी ऐसा नहीं है ना, यूपी करेंसी अलग है, केरला की अलग है, तमिलनाडु की अलग है। तो जो करेंसी पर जो कोई भी नियम बनाने का अधिकार किसको है? यूनियन गवर्नमेंट का है। ऐसा ही स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में ऐसे टॉपिक आते हैं, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस हो गया, ये सब चीजें ऐसे हैं कि स्टेट पे ही पूरा कंट्रोल रहता है, तो स्टेट ही इस पर नियम कानून बना सकती है। फिर आता है कंकरेंट लिस्ट है। कंकरेंट का मतलब होता है यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर बना सकते हैं, बट इन केस ऑफ लाइक इन केस ऑफ वॉर, वॉर नहीं बोलेंगे, अगर मान लीजिए इन दोनों के बीच में कुछ ऐसा हो जाता है, किसकी चलेगी? तो यूनियन गवर्नमेंट की चलेगी, द यूनियन लॉ विल प्रिवेल। एक तो ये सब चीजें हैं शेड्यूल 7 में। शेड्यूल 8 में बात की जाती है ऑफिशियल लैंग्वेजेस की। याद रखना, ऑफिशियल लैंग्वेजेस में ऐड की गई हैं, 5-6 ऐड की गई हैं। मुझे याद है मैंने करंट अफेयर बनाया था, तो पुराना करंट अफेयर देख लेना इसी साल का, उसमें कुछ लैंग्वेजेस ऐड की गई हैं। तो अगर बात आता है ऑफिशियल लैंग्वेज ऐड की गई कौन से शेड्यूल में मेंशन है, तो शेड्यूल नंबर 8 जो है, 8 जो है, इट इज हैविंग द ऑफिशियल लैंग्वेजेस इन इंडिया। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। शेड्यूल 9 के अंदर बात की जाती है, शेड्यूल 9 के अंदर ऐसा मतलब ऐसे टॉपिक्स हैं कि सुप्रीम कोर्ट कुछ वर्डिक्ट नहीं दे सकती है, मतलब उसको इम्यून रखा गया है सुप्रीम कोर्ट के, ये जुडिशरी की इंटरफेरेंस है। शेड्यूल 10 बात करता है एंटी डिफेक्शन के बारे में कि कोई भी एमपी है, एमएलए है, ऐसा ना हो किसी पार्टी से इलेक्शन लड़ा है और विधानसभा में जाके या फिर पार्लियामेंट में जाके चेंज कर दे पार्टी, को रोकने के लिए बोला जाता है एंटी डिफेक्शन की डिफेक्ट हो गया हो, तो उसको रोकने की बात की जाती है। शेड्यूल 11 के अंदर पंचायत के सब्जेक्ट्स हैं और शेड्यूल 12 के अंदर म्यूनसिपैलिटी के सब्जेक्ट्स हैं। तो बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए, सारे याद नहीं करना है, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि ये आपके इंपॉर्टेंट 75 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, तो मे भी कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलो वापस आते हैं आगे। अगर हम बात करते हैं 100 साल किसको हुए हैं, तो देखिए 100 साल पहले मतलब ब्रिटिश एरा का टाइम था, अंग्रेजी हुकूमत थी, हम गरीब गरीब बोलेंगे, हम गुलाम हुआ करते थे। और तो 1925 में अगर हम बात करें तो काकोरी कॉन्स्पिरेसी हुई थी। काकोरी का नाम सुना होगा आपने, ट्रेन जा रही थी, तो जो एचआरए के मेंबर थे, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के मेंबर थे, उसमें ये राम प्रसाद बिस्मिल जी हो गए, अशफाक उल्लाह खान जी हो गए, इन्होंने क्या करा था, जो ट्रेन को लूटने की कोशिश की थी, तो इसी इवेंट को बोला जाता है काकोरी कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, और तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और एचआरए की फुल फॉर्म भी याद रखना, HSRA। एचआरए, मुझे याद है कि एचएसआरए के बारे में पूछा गया है क्वेश्चन, 2-3 साल पहले ही क्वेश्चन आया हुआ है एचएसआरए। तो एक्चुअली क्या था, एचआरए का फुल फॉर्म है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। ये जो बनाई गई थी राम प्रसाद बिस्मिल जी ने और अशफाक उल्लाह खां और चंद्रशेखर आजाद जी ने मिलकर बनाई थी। 1924 के आसपास की बात है जब बनी थी ये। फिर क्या हुआ था, 4 साल के बाद भगत सिंह जी मिलते हैं फिरोजशाह के जो कोटला मैदान है, कोटला में नहीं, फिरोजशाह कोटला, मतलब ये दिल्ली में कहीं जगह मिलते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ उसका जगह का, आई थिंक फिरोजशाह कोटला ही ग्राउंड है, वहाँ पर मिलते हैं। मतलब जो फोर्ट है, जो किला है, वहाँ पर मिलते हैं। तो भगत सिंह जी बोलते हैं कि एचआरए के अंदर आप सोशलिस्ट वर्ड ऐड कर दो,
तो HRA के अंदर जो है HRA, तो HSRA कर दिया, तो आर से पहले एस डाल दिया, इसका मतलब होता है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। क्योंकि भगत सिंह जो थे वो सोशलिस्ट विचारधाराओं से काफी इंस्पायर्ड थे, तो उन्होंने बोला, उनको समझाया कि भाई सोशलिस्ट में ऐसा होता है, सोशलिज्म के अंदर तो पूरे कोई भी गरीब नहीं रहेगा, इसमें गवर्नमेंट का काम होता है कि सभी की सेवा की जाएगी, कोई अमीर या फिर कोई गरीब नहीं होगा, तो उससे काफी इंस्पायर्ड हुए थे। तो HSRA को नाम चेंज कर दिया गया था 1928 में, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये सब चीज़ याद रखना ना। और नवजवान के नाम से भी ऑर्गेनाइजेशन थी जो भगत सिंह जी ने ही बनाई थी। इसके बाद आता है कि 100th एनिवर्सरी है एम.एफ. हुसैन की। तो आप जानते हैं कि 1925 में उनका जन्म हुआ था महाराष्ट्र में, और 2025 मतलब 25 देखा जाए तो 925 से लेके 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 2025 में 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं उनकी बर्थ एनिवर्सरी को। 2011 में उनकी डेथ हो गई थी, और उनको बोला जाता है पिकासो ऑफ इंडिया। तो आप समझ सकते हैं कितनी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। लेकिन वो वाली बात भी है कि पिकासो का मतलब ये नहीं है कि वो है, लेकिन कंट्रोवर्सी उनके नाम पर काफ़ी है। लाइक उनका ये है कि रामायण जो हिंदी जो गॉड गॉडेस हैं, एपिक्स हैं, उनको वल्गर चीज़ों में दिखाना, डिपिक्ट करना, एरोटिक इमेजेस दिखाना, उनको पेंटिंग में ये सब चीज़ दिखाते थे, तो काफ़ी कंट्रोवर्सी भी उनके नाम पर होती थी। ठीक है? उसके बाद वो 2006 में आई थिंक चले गए थे वे। लंदन में रहे हैं शायद, मुझे ठीक से याद नहीं है। लास्ट के कुछ 5-6 साल अपनी जो थे वो वहाँ चले गए थे। शायद उन्होंने कुवैत की भी सिटीज़नशिप ले ली थी 1-2 साल पहले मरने से पहले। मुझे इतना तो याद नहीं है, लेकिन ठीक है। तो अगर हम बात करें, ही नोज़ एज़ द पिकासो ऑफ इंडिया। उनको जाना जाता है, ही नोन एज़ पिकासो ऑफ इंडिया। उनका क्या था, उनकी जो पेंटिंग में हॉर्सेस हो गए, इंडियन डायटीज़ को दिखाना, महाभारत और रामायण की जो एपिक्स है उनको दिखाना, गलत सेंस में दिखाते थे। लाइक चलो ठीक है, वो उनका व्यू पॉइंट है, लेकिन मुझे ऐसा कहीं लगता है कि विद हैविंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आप जो चाहो दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, बट यू शुड बी रेस्पेक्टफुल फॉर द अदर्स, कि भाई उनके लिए उनकी क्या वैल्यू है। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर सिंपल सा लेकर चलो, जो काफ़ी लिबरल बनते हैं, बोलेंगे हम क्या फ़र्क पड़ता है, उनका आर्ट ऑफ स्टाइल है कुछ भी करने के लिए। लेकिन सोच कर देखो कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की इमेज के साथ कुछ भी कोई गलत दिखाएगा, तो अच्छा थोड़ा लगेगा हम लोग, या आपको अच्छा थोड़ा लगेगा। तो ये चीज़ होती, कंट्रोवर्सी रहती है। पद्म भूषण मिला था उनको, पद्म भूषण मिला था, और उनका जो तरीका था पेंटिंग करने का, क्यूबिज्म फोकस करते थे, एक्सप्रेशनिज्म फोकस करते थे, और इंडियन मिनिएचर पेंटिंग में। ठीक है? ये सब चीज़ मैंने मेंशन की हुई हैं, तो आप इसको पीडीएफ डाउनलोड कर लें टेलीग्राम पे जाके, और आपको ये सब चीज़ें वहाँ से आप एक नोट्स वगैरह में इसको याद करके चले जाना। फिर अगर हम बात करें 150 साल के बारे में बात करें, तो आर्य समाज जो था 1875 में इनको फाउंड किया, मतलब बनाया गया था 1875 में, तो आज 150 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो हिंदू मूवमेंट था, रिफॉर्मिस्ट हिंदू मूवमेंट था। स्वामी दयानंद जी ने इसको बनाया था। शुद्धि की बात की जाती थी। शुद्धि मूवमेंट का मतलब ये था कि जो लोग हिंदू से कन्वर्ट होकर किसी और रिलीजन में चले गए, उनको बोला गया था कि वापस आप हिंदू में आ जाइए, हिंदुइज्म में आ जाइए। वेदास के बारे में बात करा जाता था कि वेदा की तरफ चलो, बैक टू वेदास, उनका एक पूरा कोट हुआ करता था। और ये जो आइडोलेट होती है, आइडोलरी, उसके अगेंस्ट थे ये, मूर्ति पूजा के अगेंस्ट थे कि भाई अच्छा, मुझे थोड़ा-सा लाइक मैं बहुत मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत जल्दी-जल्दी बोल रहा हूँ। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए आपका। बट हमेशा एक ऑप्शन होता है आपके पास, 1.5x कर सकते हो अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो। ठीक है, चलो। फिर होता है कि इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी 150 साल कंप्लीट हुए हैं उसको, 1875 में बनाया गया था। तो आप समझ सकते हो, जो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, फुल फॉर्म बार-बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, आईएमडी, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, 1875 में उसको बनाया था, 150 साल कंप्लीट हो रहे हैं, तो ये न्यूज़ में था, तो क्वेश्चन के चांसेस हैं। ठीक है? ये क्या काम करता है? ये भी जो नेचुरल डिज़ास्टर होते हैं, साइक्लोन फोरकास्ट करता है, रडार सिस्टम है, अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उनको अवेयरनेस प्रमोट करता है, बताता है, नॉलेज शेयर करता है कि भाई 2-3 घंटे बाद यहाँ कुछ इमरजेंसी हो सकती है, तो बी प्रिपेयर्ड एंड ऑल दिस थिंग। ठीक है? ये चीज़ आती है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया है, टोटल 15 इंपॉर्टेंट रहे हैं जो इवेंट्स हैं, इन सबको देख लीजिएगा, चांसेस हैं क्वेश्चन पूछे जाने के, और ये आपके जेईई के लिए भी इंपॉर्टेंट है, एट द सेम टाइम नाटक के लिए भी इंपॉर्टेंट है।